अस्सलाम वालेकुम तुलबा। मैं हूं अब्दुल रहीम और आज के इस बेहतरीन एजुकेशनल एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी की बुनियादी बातों को समझेंगे। एक उस्ताद के तौर पर मैं इस मजमून को बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के इस शानदार सफर का आगाज करते हैं। लेकिन आगाज करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, आखिर जिंदगी है क्या? बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा सवाल लगता है ना, लेकिन हकीकत में इसकी कोई एक हतमी तारीफ करना वाकई बहुत मुश्किल है। फिर भी हम जानदारों के कुछ खास कामों और मुशाहिदात से जिंदगी को पहचान जरूर सकते हैं, और यही वो दिलचस्प राज है जो हम आज के इस सेशन में खोलने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, उसके बाद इसकी बड़ी डिविजन्स और ब्रांचेस पर बात होगी, फिर हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को समझेंगे, और आखिर में हम तंजीम के दर्जात यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जायजा लेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या चीज़। लफ्ज़ बायोलॉजी सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन असल में ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है बायोस यानी जिंदगी, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है सोचना या वजह तलाश करना। सीधी सी बात है, जिंदगी के बारे में सोच विचार करना और उसके राजों को गहराई से समझना ही तो बायोलॉजी है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि किसी चीज़ के जिंदा होने का पता कैसे चलता है। इसके लिए जिंदगी के कुछ बुनियादी अफ़ाल हैं, जैसे खुराक का हज़म होना, सांस लेना, मेटाबॉलिज्म, हरकत करना, जिस्मानी नशो-नुमा पाना और अपनी नस्ल आगे बढ़ाना। अगर किसी वजूद में ये सब काम हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम किसी बाकायदा जिंदा जानदार की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि बायोलॉजी की बड़ी डिविजन्स और ब्रांचेस के बारे में। क्योंकि जिंदगी का दायरा बहुत वसी है, इसे समझने के लिए बुनियादी तौर पर 3 बड़ी डिविजन्स बनाई गई हैं। एक है ज़ूओलॉजी, जिसमें जानवरों का मुताला किया जाता है, दूसरी है बॉटनी, जिसमें पौधों को पढ़ा जाता है, और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, जहां हम इन निहायत छोटे जानदारों जैसे बैक्टीरिया को समझते हैं, जो इतने छोटे हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही नजर आते हैं। लेकिन साइंस की जिद्दत यहाँ नहीं रुकी। 20वीं सदी की जदीद तहकीक ने बायोलॉजी को मजीद मखसूस शाखों में बांटने पर मजबूर कर दिया। मिसाल के तौर पर बैरूनी साख्त देखने के लिए मॉर्फोलॉजी और अंदरूनी साख्त के लिए एनाटॉमी मौजूद है। खुलियों को समझने के लिए सेल बायोलॉजी, जिस्म के अफ़ाल के लिए फिजियोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी जैसी शाखों ने तो वाकई तहकीक की दुनिया में एक मुकम्मल इनकलाब बर्पा कर दिया है। तीसरा हिस्सा जो बहुत दिलचस्प है वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी बायोलॉजी दूसरे उलूम के साथ मिलकर कैसे काम करती है। देखिए, बायोलॉजी अकेले काम नहीं कर सकती। एक तरफ बायोफिजिक्स है, जहां हम देखते हैं कि फिजिक्स के कानून दानों पर कैसे लागू होते हैं और जिस्म में मादों का सुराग लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायोमैथमेटिक्स है। बायोलॉजी की तहकीक में मिलने वाले बड़े और पेचीदा डाटा को जांचने के लिए रियाजी यानी मैथ का इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि सेल के अंदर आखिर माइक्रो लेवल पर बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जबकि बायोजियोग्राफी हमें खलियों की दुनिया से निकालकर मैक्रो लेवल पर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि दुनिया के किन जोग्राफियाई हिस्सों में कौन कौन से जानदार जिंदा रह सकते हैं और उनकी तकसीम कैसे हुई है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे शानदार और आखिरी हिस्से पर, यानी तंजीम के दर्जात या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बुनियादी सतह से। एटम, कायनात का हर मादा, हत्ता कि जिंदगी भी एलिमेंट से बनी है, और हर एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ये समझ लें कि ये इस पूरी हयातियाती इमारत की सबसे पहली और बुनियादी ईंट है। जब ये एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं तो इनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। यही मॉलिक्यूल्स मिलकर उन तमाम बायोलॉजिकल साख्तों को वो कीमियाई बुनियाद फराहम करते हैं जिन पर जिंदगी खड़ी होती है। अब यहां से जिंदगी का असल जादू शुरू होता है। जब ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और फिर वजूद में आता है एक सेल यानी खुलिया। याद रखिए, सेल तमाम जानदारों की सबसे बुनियादी इकाई है और दरअसल तमाम जिंदा मौजूदात की असल बुनियाद है। फिर जब एक ही तरह के काम करने वाले सेल्स किसी खास मकसद के लिए एक बाकायदा टीम की तरह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि बेहतर अंदाज में काम कर सकें, तो हम उन्हें टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इसकी एक बहुत ही आम और बेहतरीन मिसाल है। ये तंजीम अब मजीद बुलंद होती है। मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन्स यानी आज़ा बनाते हैं।
پھیپھڑے ایک ایسی ہی شاندار مثال ہیں جو مل جل کر سانس لینے کا انتہائی اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بڑا سنگ میل ہے۔ جب الگ الگ آرگنز اور ان کے سسٹمز ایک منظم طریقے سے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک مکمل کثیر الخلوی جاندار یعنی ملٹی سیلولر آرگنزم وجود میں آتا ہے۔ ایک شیر انہی ایٹموں اور خلیوں کے منظم ہونے کا ایک شاندار شاہکار ہے۔ اب ذرا اپنے تصور کو تھوڑا وسیع کریں۔ جب ایک ہی نسل کے بہت سے افراد کسی ایک خاص ماحول میں اکٹھے مل کر رہتے ہیں تو اسے آبادی یا پاپولیشن کہا جاتا ہے۔ شیروں کا ایک کنبہ پاپولیشن لیول کو بہت خوبصورتی سے واضح کر رہا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی پاپولیشن اکیلے تو نہیں رہ سکتی ہے نا؟ جب مختلف انواع کی آبادیاں ایک ہی جگہ مل جل کر رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتی ہیں تو اسے ہم کمیونٹی کہتے ہیں۔ جیسے کہ شیروں اور زیبروں کا ایک ہی ماحول میں پایا جانا ان کے آپس کے تعامل کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں تو ہم ایکو سسٹم لیول پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سطح پر جانداروں کی کمیونٹی نہ صرف آپس میں بلکہ اپنے ارد گرد کے بے جان ماحول اور طبعی عوامل کے ساتھ بھی سیدھا تعلق قائم کرتی ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے یہ تال میل نہایت ناگزیر ہے۔ اور بالآخر ہم اس سیشن کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، بائیوسفیئر۔ زمین کا وہ سارا حصہ جہاں زندگی کا کوئی بھی وجود پایا جاتا ہے بائیوسفیئر کہلاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ان اندیکھے ایٹمز سے لے کر اس وسیع و عریض زمین تک زندگی کی یہ تنظیم کس قدر حیرت انگیز ہے۔ اس مکمل سفر کے بعد ایک نہایت اہم اور گہرا سوال سامنے آتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کی اس عظیم و شان ترتیب اور اتنے وسیع بائیوسفیئر میں انسانیت کا اپنا مقام کہاں ہے؟ اس پورے نظام کو برقرار رکھنے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ امید ہے آج کے اس سیشن نے علم میں بھرپور اضافہ کیا ہوگا۔ سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔